हेलो दोस्तों, रूही वॉइस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी का लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रेवती को समझ नहीं आता है कि क्या करे। गैर जिम्मेदार ही सही, लेकिन है तो आखिर बाप ही ना। कैसे बेसहारा छोड़ दे। माना कि पिता को घर लाने का सीधा साधा अर्थ खुद अपनी खुशियों में सेंध लगाना ही है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। जब पति अमन ने पिता को अपने साथ रखने के प्रस्ताव पर चर्चा की है, तब से रेवती बेचैन है। ऐसा नहीं है कि रेवती को अपने जन्मदाता से प्रेम नहीं है, बहुत है, लेकिन वह कंठहार ही क्या जो गले का फंदा बन जाए। कितनी खुशहाल जिंदगी चल रही थी उसकी। यूं कहो कि जिंदगी का स्वर्ण काल शुरू ही हुआ था कि काल का पतन शुरू हो गया। अभी साल भी तो नहीं हुआ अमन से शादी को। इससे पहले तो जिंदगी घुटी घुटी सी ही थी। हालांकि बहुत बड़ा परिवार नहीं था उसका, कायदे से चलता तो कोई कमी नहीं थी। माँ सरकारी अध्यापिका थी, रेवती को खूब पढ़ाया था उन्होंने। बस पिता ही थे जो उनकी मखमल की रजाई में टाट बने रहते थे। माँ ने प्रेम विवाह किया था। पिता अपने पिता यानी रेवती के दादाजी की स्टेशनरी की दुकान पर बैठा करते थे, जो सरकारी बीएड कॉलेज के पास ही थी। माँ ने वहीं से पढ़ाई की थी। प्रेम हुआ और थोड़ा सा नानुकुर के बाद शादी। माँ को पिता की कम कमाई से कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि वे खुद नौकरी करती थी। उन्हें पिता का घर की दुकान संभालना अखरता नहीं था, बल्कि वे तो खुद चाहती थी कि बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई एक अभिभावक घर पर उनके साथ रहे। माँ की इस छूट को पिता ने अपना अधिकार समझ लिया और धीरे धीरे वे दुकान से विमुख होने लगे। नतीजतन दुकान से लगातार घाटा होने लगा। माँ ने कई बार उनके व्यवसाय में जान फूंकने के लिए उसमें पैसे भी लगाए, लेकिन पिताजी एक बार लापरवाह हुए तो फिर होते ही चले गए। घर बाहर संभालती माँ चिड़चिड़ी होने लगी और पिता से विरक्त भी। शायद यही कारण रहा होगा कि रेवती के कोई दूसरा भाई बहन भी नहीं है। इतना सब कुछ होने सहने के बाद भी माँ ने इसकी आँच से रेवती को हमेशा दूर ही रखा था। पिछले साल जैसे ही कोरोना के केस थोड़े कम हुए, माँ ने अमन और उसकी सगाई को शादी में बदल दिया। रेवती तो अपनी नई जिंदगी से खुश थी। उसे तो अमन के रूप में हमसफर मिल गया था, लेकिन माँ बिल्कुल अकेली रह गई थी। एक रेवती ही तो थी जो उनकी दर्द की साझेदार थी, वह भी चली गई। कोरोना की दूसरी लहर और भी अधिक घातक रूप लेकर आई थी। माँ ने हालांकि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली थी, फिर भी ना जाने कैसे कोरोना की चपेट में आ गई थी। पिता तो थे ही सदा से लापरवाह, माँ की बीमारी को हल्के में लेते रहे। माँ खुद भी कहाँ उसे सब बता रही थी। पता नहीं वह बेटी दामाद को परेशान नहीं करना चाहती थी या उन्हें संक्रमण से दूर रखना चाहती थी। उन्होंने रेवती को बीमारी की गंभीरता का आभास भी नहीं होने दिया। जब भी बात होती तो जरा सा खांसी बुखार है कहकर टाल जाती। जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब अमन उन्हें लेकर अस्पताल गया। छाती का एक्सरे करवाया तो पता चला सीटी स्कैन का स्कोर 25 में से 22 है। सुनते ही रेवती के पांव तले जमीन खिसक गई, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अमन ने किसी तरह भागदौड़ करके उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। इधर सांसों से जूझती माँ हर पल मौत के एक कदम नजदीक जा रही थी, और उधर ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कालाबाजारी, प्रशासन की अंधेरगर्दी उन्हें मौत के कुएं में धक्का देने का काम कर रही थी। आम आदमी की मजबूरी है कि वह अपनी किस्मत को कोसने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पाता। आखिर वही हुआ जिसका खटका रेवती को हर पल लगा रहता था। एक मधुर सुबह माँ
पीपीई किट में ही सिमट कर आ गई। रेवती ना ठीक से माँ की सूरत देख सकी और ना ही उनका अंतिम संस्कार विधान पूर्वक हो सका। सरकारी नियमावली के अनुसार माँ को सीधे शमशान घाट ले जाया गया और पीपीई किट सहित माँ का पंचतत्व में विलीन हो गई। रेवती का मायका सूना हो गया। रेवती को तो अमन ने संभाल लिया, लेकिन पिता उन्हें कौन संभाले। कुछ दिन तो खुद से ही कच्चा पक्का बनाकर खाया, फिर कभी पेट खराब तो कभी व्रत नागा होने लगा। तो रेवती ने पिता के लिए टिफिन लगवा दिया, लेकिन केवल खाने भर से ही तो व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता ना। जिंदगी आराम से चलती रहे, इसके लिए बहुत से दूसरे काम भी करने होते हैं। घर में पिता के अकेले रहने के कारण कोई काम वाली भी मदद के लिए आने को तैयार नहीं थी। कपड़े बर्तन तो पिता ने कभी धोए ही नहीं थे। रेवती उन्हें ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ला दी, लेकिन उनकी तरफ से चिंता मुक्त फिर भी नहीं हो सकी। रेवती नहीं चाहती थी कि पिता को अपने साथ रखकर अपना सुख चैन दांव पर लगा दे, लेकिन संतान के फर्ज को भी तो नहीं भूल सकती थी ना। क्या यही दिन देखने के लिए लोग बच्चे पैदा करते हैं? कल को यदि खुद उसके बच्चे उनके साथ यही व्यवहार करे तो उन्हें कैसा लगेगा? ऐसे अनेक प्रश्न अपना जाल उसके इर्द गिर्द और भी अधिक मजबूत कर लेते। रेवती छटपटा कर रह जाती। सुनो, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पापा को यहाँ ले आऊं अपने पास। वहाँ बेचारे बूढ़ापे में परेशान हो रहे हैं। कल को कोई हारी बीमारी हो गई तो तब भी तो हमें ही देखना होगा ना। अमन ने एक रात कहा तो रेवती को उस पर और प्यार उमड़ आया। माँ के चयन पर गर्व हुआ, लेकिन अपने पिता को वह अमन से बेहतर जानती थी। कैसे कुल्हाड़ी पर पांव मार ले पुरुष, और वह भी अकेला। मन तो चंचल होता ही है ना। एक दिन हर सुबह एक महिला को पिता के घर से निकलते देखा तो रेवती चौंक गई। घर की साफ सफाई के लिए बुलाई थी। पिता ने पूछने पर उन्होंने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया। रेवती समझ गई थी कि माजरा क्या है। पिता है तो क्या हुआ, पुरुष भी तो है ना। और फिर भूख सिर्फ पेट की तो नहीं लगती। रेवती ने उदार होकर सोचा और उस महिला के आने जाने को सहज लेने की कोशिश की। क्यों ना इस महिला को पिता के जीवन में स्थायी रूप से लाया जाए। रेवती ने सोचा और अमन से बात करना तय किया। रेवती की बात सुनते ही पहले तो अमन चौंक गया, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचने पर उसे भी इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। लेकिन वह महिला कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वह उनके लिए सही साथी साबित होगी? कहीं कोई फ्रॉड या पेशेवर हुई तो? अमन ने अपने मन में आए कई प्रश्न पूछे। उसके प्रश्न सुनकर रेवती भी सोच में पड़ गई। सभी अपनी जगह वाजिब थे। उसने इस मामले की तह में जाना निश्चित किया। शाम को जब पिता खाना खाने आए तो रेवती अपना मन बना चुकी थी। पूछा, पापा बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? पिता ने आंखें उठाते हुए हाँ का इशारा किया। मैं और अमन सोच रहे थे कि आप अपने लिए कोई साथी चुन लें, रेवती ने धीरे से कहा। पिता खाना रोककर उसकी तरफ देखने लगे। कुछ देर चुप्पी पसरी रही, तभी अमन भी आ गया। रेवती ठीक कहती है पापा, हालांकि आपके साथ रहने से हमें कोई परेशानी नहीं बल्कि सहारा ही है, लेकिन कोई एक मनचाहा साथी भी तो होना चाहिए ना, मन की बात सुनने कहने के लिए। अमन ने बातचीत का हिस्सा बनते हुए बात आगे बढ़ाई। उस दिन जिसे मैंने घर से निकलते हुए देखा था, यदि आपको ठीक लगती है तो बात कर सकते हैं। रेवती ने अमन की थाली परोसते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, वह तो बस यूं ही मैंने बताया था ना कि घर की साफ सफाई के लिए बुलाया था, पिता कहते हुए झेप रहे थे। रेवती और अमन समझ रहे थे कि वह तो भूख मिटाने का तात्कालिक साधन है, जैसे सड़क की चाट पकौड़ी। घर का खाना खाने के लिए तो पूरी रसोई नए सिरे से ही सजानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम कोई अच्छा सा मैच तलाशते हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है।
देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। बस आपकी सहमति होनी चाहिए। अमन ने बात संभालकर एक बार फिर अपनी समझदारी साबित की। अमन ने समाचार पत्र में वैवाहिक विज्ञापन दिया। कुछ रिश्ते आए भी, लेकिन उन्हें कोई समझ में नहीं आया। कुछ महीने बीत गए। इस बीच रेवती ने महसूस किया कि पिता अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हैं। खाना तो दोनों समय रेवती के पास ही खाते हैं, लेकिन चाय खुद अपने घर पर ही बनाकर पीते हैं। शाम को आते समय की सब्जी रेवती को ला देते हैं और धीरे धीरे रसोई भी जमाने लगे हैं। काश माँ को भी कभी यह सुख मिला होता। सब कुछ पटरी पर आने ही वाला था कि एक और वज्रपात हुआ। अमन की विधवा बुआ का इकलौता बेटा कोरोना का ग्रास बन गया। पति को पहले ही खो चुकी थी। बुआ बेटे के जाने के गम में पगला ही गई। रेवती और अमन उनकी हर संभव मदद और देखभाल कर रहे थे। इस बीच रेवती को लगा कि उसके पांव भारी हैं। यह सुनते ही अमन खुशी से नाच उठा। डॉक्टर ने रेवती को खास देखभाल की हिदायत दी तो अमन ने बुआ से रेवती की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया। बुआ ने मान लिया और रेवती को अपनी निगरानी में ले लिया। बुआ अब अमन के घर की स्थायी सदस्य बन गई। रेवती की देखभाल के साथ साथ उन्हें शेष घर की जिम्मेदारी भी सहज ओढ़ ली। समय आने पर रेवती ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर आ गई। इन सब में यह कोई नहीं देख पाया कि रेवती के पिता भी बुआ से प्रभावित होने लगे थे। वे उनके साथ सहज हास परिहास करते रहते, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहता। बुआ भी सुबह शाम चाय उन्हीं के साथ पीती। बच्ची के साथ बच्चे बने दोनों खेलने लगते तो समय का पता ही नहीं चलता। बुआ से ट्यूनिंग बैठने के बाद पिता ने एक बार भी अपने अकेलेपन को नहीं कोसा। अपनी गर्भावस्था और उसके बाद डिलीवरी पीरियड से बाहर निकलने पर रेवती का ध्यान इस तरफ गया तो वह मुस्कुरा दी। अधूरी तस्वीरों को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक रात बिटिया को थक्की देती रेवती ने अमन से प्रश्न किया, जिसे अमन बूझ नहीं पाया। बताओ ना क्या होगा। रेवती अब शरारत पर उतर आई। होगा क्या, एक पूरी तस्वीर बन जाएगी और क्या। अमन ने पत्नी की शरारत का मजा लेते हुए जवाब दिया। तो क्यों ना हम भी अपने घर की दोनों खंडित तस्वीरों को जोड़ दें। रेवती ने फिर से शरारत से आंखें नचाई। यार पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे कहो ना जो कहना चाहती हो। अमन बोला। मैं पापा और बुआ की बात कर रही हूँ, रेवती ने हंसते हुए कहा। तो आश्चर्य और खुशी के मारे अमन की आंखें चौड़ी हो गईं। कमाल है, मैं क्यों नहीं देख पाया यह समाधान। अमन ने रेवती का हाथ पकड़ते हुए कहा। तो अब देख लो, रेवती ने चहक कर कहा। रास्ता सूझ जाए तो मंजिल मिलना आसान हो जाता है। रेवती और अमन के प्रयासों से दो अधूरी तस्वीरें मिलकर एक हो गई। कुछ दिन तो सबको उनके बीच का जोड़ दिखाई दिया, लेकिन बाद में वह सामान्य हो गया। रेवती के पिता और अमन की बुआ कोर्ट मैरिज करके एक साथ रहने लगे। समय के साथ घिसता हर जोड़ एकसार हो ही जाता है।